जय हिंद प्यारे मित्रों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के इस एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल आपको हम जो है कल से हम लोग की जो है क्लासेस एक दो दिन में कंटिन्यू होगी, तो इसी क्रम में आज हम लोग अलग अलग जो है आज अलग अलग सब्जेक्ट पे बात किए। और आज से हमने शुरू किया कि जो लॉ का पोर्शन है थोड़ा बड़ा वो लेंदी है, तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों से बात करने के लिए संतोष झा सर आए हुए हैं, जो कि आपको बताएंगे। और दोस्तों एक बहुत कन्फ्यूजन था, कई लोगों का कमेंट भी आया था कि जो नए तीनों बिल हुए हैं जो अभी पिछले दिसंबर में जो है वो हुए हैं, 21 तारीख को वो बिल पारित हुआ था संसद के दोनों सदनों में, और 22 तारीख को वो दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से बाकायदे वो पास हो गया, और 25 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो जो आरपीएफ एलडीसी के जो कंटीजेंट है उनके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि नया जो बिल आया है, जो नया कानून बना है, तो उसको हम पढ़ें या कि पुराने बैरट से पढ़ें, पुरानी चीज़ों को पढ़ें। तो इसी पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लॉ के टीचर हैं, जो कि आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पे। लॉ से संबंधित आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और ऑल मेजर एंड माइनर एक्ट पढ़ाएंगे। तो वो उन सर से इसके बारे में हम थोड़ा राय लेंगे और आपसे बात करेंगे, आपका यह शंका समाधान करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो नया कानून जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023, जो कि पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के रूप में हम इसको जानते थे, और शुरू से उसी चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अभी जो आगामी हमारी परीक्षा है, तो उसमें उन सब चीज़ों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो सर से और भी सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसके अंदर में पूरा जो सिलेबस जो हम लोग कवर करेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का, तो इसको बहुत हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ताकि जो पिछला परीक्षा में बहुत तार्किक टाइप के क्वेश्चन आए थे एविडेंस के या आईपीसी या सीआरपीसी के, तो एक एक चीज़ों को बाकायदे हम लोग समझते हुए आगे पढ़ेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को। सर संतोष झा सर आएँ और थोड़ा सा जो भी हमारे व्यूअर हैं तो उनसे बात करें। और सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना कीमती समय निकाल के और सर जो है हम लोग के इस चैनल पे आए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, हम आपके लिए जो है ये सारी चीज़ें जो लॉ का जो पोर्शन है उसको देखेंगे। तो सर आपको बताएंगे, इसमें ब्रीफ करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पुराना कानून ही पढ़ना है या नया कानून पढ़ना है। सर जरा हमारे व्यूअर को बताएं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बार तो आपसे भेंट हो रही है, इसके लिए आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आपके लिए एक विशेष अवसर है और मेरी शुभकामना आप सब के लिए साथ है। एक वादा भी है इस चैनल पे सर के तरफ से, उनके मार्गदर्शन में, कि आपको कहीं से भी विधि या लॉ का पोर्शन जो आपके सिलेबस में है वो किसी प्रकार से समस्या नहीं करेगा। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और मैं उसके लिए जितने भी आवश्यकता हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसे भी हम पूरी अच्छे तरीके से, जो आप कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकते हैं, उसको प्रॉपर वे में बनाएंगे। शुरुआत में हम कुछ आपके सिलेबस के जो लॉ का पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आप जो देख रहे हैं पीछे, जो अभी का सबसे बड़ा मैं समझ रहा हूँ भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है, जो नए कानूनी बदलाव हुए हैं, ये लॉ के सेक्टर में भी, लॉ कॉलेजेस में भी जो स्टूडेंट हैं, जो जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, और आप लोग के लिए ये तो मूलभूत आपके एक सिलेबस का पार्ट है। तो उन सभी के लिए ये कन्फ्यूज़न और भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आप हम पे विश्वास करें। सर के मार्गदर्शन में हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो नया कानूनी बदलाव है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रावधान इधर से उधर हुए हैं, सारे प्रावधान ऐसा नहीं है कि बदल दिया गया है, कुछ नए लॉ ला दिए गए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम आपको सिलेबस में मदद करेंगे, जो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी कवरअप करेंगे, और यहाँ के हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है उसको भी कवरअप करेंगे, उनके संस्थाएं, उनका कहाँ कौन कौन सदस्य होता है, कौन उसके नियुक्ति करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे। फिर जेजे एक्ट है, फिर एनडीपीएस एक्ट है, आरटीआई एक्ट है जो 2005 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाया गया था। ये जितने भी लॉ के पोर्शन है उसे मेरे द्वारा आपको
दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और बाकी जो रेलवेज़ के जितने भी एक्ट हैं वो सर उसके लिए बहुत ही खुद ही माहिर हैं, वो आपको उसके लिए सारे जितने भी आपके भ्रम हैं उन सबको क्लियर करेंगे। वर्तमान में जो आज हम लोग ने सिलेबस को लेके जो आपके लिए ये पहला क्लास हमने लाया, जो आपको इन तीनों कानून के बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा आपको समस्या कर रहा होगा, उस पर एक हल्की सी चर्चा आज हम करेंगे। इसके बाद प्रॉपर वे में आपको सारे जितने भी कानून में बदलाव आए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो भी है, उन सब को डिटेल वाइज हम आपको बताएंगे और आपके लिए लाएंगे। तो पहले तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस एनएस BNSS 2023 हो गया। ये तीन हैं जो हमारे पुराने कानून को रिप्लेस किए हैं। ठीक है, रिप्लेस किए हैं, आप ये समझ सकते हैं कि उनके स्थान पे इनको लाया गया है। एक सबसे अच्छी बात क्या है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि प्रथम बार आप भी जब इन कानूनों का प्रयोग करके अपनी कानूनी प्रक्रिया को आगे अपने विभाग में बढ़ाएंगे, तो मेरे अनुसार ये मेरा विचार है कि आपको एक भारतीय होने पे गर्व होगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोग कानून देख रहे थे वो वही कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा और उनकी मानसिकता पर बनाया गया था। ये वास्तविक में भारतीयों के लिए और भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखकर, वर्तमान परिस्थिति और समाज के व्यवहार को देखकर निर्मित किया गया है, जिसके लिए ये परिवर्तन लाना आवश्यक था। और इसे पॉजिटिव वे में, सकारात्मक सोच के साथ हमारे ऊपर इसे हमें लागू किया गया और हमें भी इसे पॉजिटिव वे में लेना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 है, पहली बात, तीनों में आप देखेंगे तो पहला न लिख के भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वितीय ये पॉइंट लिखा गया है। इस द्वितीय का क्या मतलब है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में जब संविधान में कोई परिवर्तन होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, संविधान के पार्ट में हम आपको बताएंगे। और जब कोई विधेयक ऐसा आता है जो लॉ के, एक्ट के, अधिनियम लॉ या एक्ट बोलिए या कानून बोलिए, उससे संबंधित होता है, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। तो फिलहाल में इन स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो ब्रिजलाल थे। ब्रिजलाल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अंतर्गत, उनकी अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कानून जो हमें ये तीनों परिवर्तन करना है, इसे अगर हम एक बार में सीधे संसद में रखेंगे, जैसा कि सरकार ने 11 अगस्त को रखा था, उसके बाद फिर वहां से जो हमें संसद से जो हमें पता चलेगा कि इन प्रावधानों को हटाना है, इनमें नहीं हटाना है, वोटिंग सिस्टम होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगी और स्टैंडिंग कमेटी फिर अपने सुधार करके फिर उसको वापस संसद में लाया जाएगा। तो 2 बार में प्रक्रिया में डिले होगा और भारत इस परिस्थिति में नहीं है। यह अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य था कि भारत अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि इन कानूनों में और देरी या और डिले होने की कोई भी गुंजाइश हो। इसलिए डायरेक्टली ये स्टैंडिंग कमेटी को पहली बार लाया गया, दूसरी बार उसको विड्रॉ कर लिया गया, विड्रॉ करके स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। और स्टैंडिंग कमेटी जो सेकेंड बार में संसद से मिलने के बाद अपने प्रावधानों के विचार देती, उसे पहले ही दे दिया गया कि अपने प्रावधानों में कौन कौन हटाना है, कौन रखना है, इसको आप अध्ययन करें और सीधे रूप से हम संसद में पेश करेंगे। तो इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का गहन अध्ययन के बाद दोबारा इसको पेश किया गया। इसलिए सभी जितने भी अधिनियम है उसमें द्वितीय लिखा हुआ है, बस इतना ही मतलब है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है, 2 को जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 की 167 धाराएं थी, उनमें से 6 को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। आज हम लोग थोड़ा इसको, बस हम आपको एक इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ें लाए हैं। प्रॉपर वे में जब हम आपको भारत साक्ष्य अधिनियम पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो बरकरार कानून है, जो पहले था आज भी है, कानूनी कार्रवाई में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्रवाई का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाएगा। ये पहले के प्रावधान है, इसलिए ये आप देख रहे होंगे कि ये आप अगर पहले पढ़े होंगे साक्ष्य अधिनियम तो आपको ये दिखता होगा। पुलिस की स्वीकार्यता आमतौर पर तब तक अस्वीकार होती है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए। ये सारी चीज़ें तो आप पहले से जानते होंगे। जो बदलाव हुए हैं वो इस समय के वास्तविक टेक्नोलॉजी के दौर को भी शामिल किया गया है इसमें, इसीलिए यह आवश्यकता थी बदलाव की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों में समान कानूनी दर्जा मिला है, इसे आप याद रखेंगे। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, भ्रम की स्थिति, जब कोर्ट में कोई मुकदमा आता था तो इसी प्रकार से जो हमारे पहले लिखे हुए चीज थे उसमें इस चीजों का वर्णन नहीं था, इसलिए हमें समस्या होती थी। मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहित डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे। मौखिक साक्ष्य को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी प्राइमरी
इसको द्वितीयक आप सेकेंडरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड इसको माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। संयुक्त मुकदमे का अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना। कई व्यक्तियों का मुकदमा जहां एक आरोपी ने गिरफ्तारी या वारंट का जवाब नहीं दिया, उसे संयुक्त मुकदमा ही माना जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। प्रमुख मुद्दे क्या थे? सबसे पहले मैं आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अब इसमें कुछ इन्होंने सुधार भी किया है, जैसे तलाशी, जब्ती और जांच प्रक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगी उससे छेड़छाड़ जितनी भी हो सकती है उसके संबंध में इनकी चिंताएं हैं। सामान्यतः दस्तावेज के रूप में, अब इस प्रक्रिया को आप अगर लोकल लैंग्वेज में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जहां भी जो भी विभाग होगा, सभी विभाग में अभी वर्तमान स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान या स्पेशल कुछ चीज़ें उनको अवेलेबल तो उपलब्ध कराए नहीं गए होंगे, इसलिए उनकी ये समस्या, उनके अंदर चिंताएं हैं कि जो तलाशी, जब्ती और जांच प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलेगा उससे छेड़छाड़ हो सकता है, बस यही बात है। सामान्यतः दस्तावेज के रूप में स्वीकार होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाए। अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को दस्तावेज जिनमें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। ये कुछ चीजें अभी इसमें आगे देखने को आपको मिलेगा सुधार। और भी सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग के सुझाव का बहिष्कार, जैसा उन्होंने दिया था उसको अभी स्टैंडिंग कमेटी ने बहिष्कार किया है। देखिए कैसे। दबाव और यातना के बारे में चिंताएं, क्योंकि अधिनियम में एक नियम दिया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है यदि यह सीधे किसी खोजे गए तथ्य से संबंधित होगा। जो तथ्य प्रूफ जो पहले एविडेंस मिला होगा उससे अगर संबंधित होगा तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हिरासत में किसी को चोट लगने पर पुलिस की जिम्मेदारी की धारणा का बहिष्कार, इसको भी हटाया गया है। ये थोड़ा सा अभी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है इसमें कुछ वाद विवाद भी आगे आए। दूसरा कानून हमारे पास जो आया है जिसमें बदलाव, भारतीय, सब में देखिए एक सबसे ज्यादा गर्व फील कराने वाला बात यह है कि भारतीय जो वर्ड जुड़ा है और हिंदी में भी भारतीय है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है। ये अंग्रेजों का सबसे, बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे अंग्रेजों के समय में जो आज के वर्तमान व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में सुटेबल नहीं है, ठीक है, वो उस तरह से उपयुक्त नहीं माने जा सकते, इसीलिए इनको लाया गया है, जिसमें 358 धाराएं, आईपीसी की 511 धाराओं को 358 धाराओं में समेटा गया है। आईपीसी के अधिकांश प्रावधान को बनाए रखा गया है, नए अपराधों को पेश किया गया है, जो वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार के अपराध होते हैं उनको पेश किया गया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको एक सबसे बड़ा फर्क क्या दिखेगा, आईपीसी के 511 धाराओं में शुरुआत में व्यक्ति कौन होगा, लोग कौन होगा, पुरुष कौन होगा, स्त्री कौन होगा, इन सब की परिभाषा दी गई है। लेकिन जो ये आया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें सभी जघन्य और गंभीर अपराधों को, जैसे गैंग रेप हो गया, बलात्कार हो गया, किडनैपिंग हो गया, हत्या हो गया, बच्चों से जुड़े हुए जितने अपराध हैं, इन सब को शुरुआत की धाराओं में वर्णित किया गया है। तो जो मुख्य बिंदु हैं उनको शुरुआत की धाराओं में 358 धाराओं में शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा, जबकि आईपीसी की 511 धाराओं में अंत में 302, 376 ये आपको देखने को मिलता था, ठीक है। इसके बाद शामिल जो नवीन अपराध है, आपको पता ही होगा मॉब लिंचिंग, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी मांग की जा रही थी मॉब लिंचिंग को लेकर, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर भारत में कोई कानून बना है, इसे आप याद रखिएगा। विवाह का वादा, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, विवाह करने के झूठे या मिथक वादे को भी अपराध घोषित करना, ये चीज हुआ है। मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना। सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है, जिसमें यूएपीए की तुलना में बीएनएस में आतंक का वित्त पोषण करना शामिल है। आत्महत्या का प्रयास किसी भी लोक सेवक की आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने का प्रयास को अपराध माना गया है। इस बात को याद रखिएगा, अभी आपको सारी चीजें हम बताएंगे, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। जो विलोपन हुआ है, हटाया गया है, एक तरह से देखिए तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाकर और जोड़ दिया गया है, कुछ नए बात देकर। अप्राकृतिक यौन अपराध जो आईपीसी की धारा 377 में था, जो अन्य अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से इसको निरस्त कर दिया गया है। व्यभिचार, शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया है। देखिए, हम केवल आज आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर जब हम प्रॉपर वे में बताएंगे तो इन सब का अर्थ आपको लोकल लैंग्वेज में समझाते चलेंगे कि आप शब्दों को पकड़ पाएं और अपने परीक्षा में शब्दों में ना फंसे।
ठग जो था उसे हटा दिया गया, आईपीसी की धारा 310 थी उसे पूर्ण रूप से हटा दी गई। लैंगिक तटस्थता, बच्चों संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है, ठीक है, आगे आपको मिलेगा ये चीजें। अन्य संशोधन क्या है? फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है। ये एक इसका सबसे निगेटिव पॉइंट हो सकता है मिसयूज में, क्योंकि आने वाले समय में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दौर है और कौन फेक न्यूज फैला रहा है, कौन अपनी बात को बोलने की जो उनको आज़ादी है उसका प्रयोग कर रहा है, इसमें थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना बचेगा। राजद्रोह, व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम देशद्रोह के साथ पेश किया गया। ये सबसे बेहतरीन चीज है। जो भी, ये मेरा विचार है, जो भी ये कहते हैं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी एजेंसी के खिलाफ बोलने पर उन पे राजद्रोह लगता था, तो वो जान ले कि यही सरकार राजद्रोह हटाते हुए केवल देशद्रोह हो गया है। कहने का इसमें क्या मतलब है कि आप किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, किसी को भी व्यक्ति विशेष को आप आलोचना कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं उन्हें बोल सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ आप सामूहिक रूप से कोई वक्तव्य ऐसा नहीं दे सकते जो कि उचित नहीं है, उसे देशद्रोह माना गया है। राजद्रोह हटाकर देशद्रोह माना गया, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना, यानी जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ होगा उसके अनुसार आप पे जुर्माना लगेगा। लापरवाही से मौत, लापरवाही से मौत की सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। डॉक्टरों के लिए 2 वर्ष की कैद है, ठीक है। प्रमुख मुद्दे, आपराधिक उत्तरदायित्व, आयु विसंगति। आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु 7 वर्ष बनी हुई है। आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुशंसा के अनुरूप नहीं है। यह भी हो सकता है आगे जाके वाद विवाद में हो। बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियां जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। BNS 2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के आयु सीमा भिन्न होती है जिसमें असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको ये पढ़ के कुछ याद आ रहा होगा, कुछ साल पहले याद आ रहा होगा तो दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था जो निर्भया कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें जो आरोपी थे इसी चीज का फैसला, इसी चीज का बचाव उनके मिला कि उनकी उम्र 18 साल से नीचे थी और उन्होंने जैसा अपराध किया था उनको फांसी की सजा होनी थी, लेकिन वो अवयस्क के दायरे में आए इसलिए वो फांसी की सजा से बच गए थे। तो उसी बाद मोदी सरकार ने रेप के तुरंत उस पर संशोधन किया और बलात्कार के लिए 16 वर्ष आयु निर्धारित कर दी। तो उसी चीज को यहाँ देखेंगे आप, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न, आईपीसी प्रावधान को बरकरार रखना। BNS 2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 की सिफारिश पर विचार नहीं करता, जैसे कि बलात्कार के अपराध के लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना था, ठीक है। ये देखिए 2013 आ गया ना वर्मा समिति, उसी से रिलेटेड है। अब अगला जो कानून, तीसरा जो कानून बदलाव में आया है वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहते हैं, 2023। ये भी द्वितीय है। BNSS ने CRPC के 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएं थे जिनमें 177 धाराएं संशोधित की गई हैं। 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। इसे याद रखिएगा, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है, ठीक है। मुख्य प्रावधान क्या है? न्यायालयों को पदानुक्रम, मतलब जो न्यायालयों का एक सिस्टम बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर का मजिस्ट्रेट, सेशन मजिस्ट्रेट, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें भूमिका को समाप्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग है। जांच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में इनमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ इनसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी से जांच करनी है, पूछताछ करना है, परीक्षण करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी आप प्रयोग करना आपको अनिवार्य हो गया है। विचाराधीन कैदियों की हिरासत, गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। गिरफ्तारी का विकल्प, किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तब जाके पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। सामुदायिक सेवा की परिभाषा, वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। ये कॉमन एक जिम्मेदारी वाली बात है जो आपको हम आगे बताएंगे जब ये चीजें आएंगी। शब्दावली का प्रतिस्थापन, अधिकांश प्रावधानों में मानसिक बीमारी, अब शब्दावली समझ रहे हैं, कुछ वर्ड्स को ऐसे यूज किए गए जिस वर्ड्स को प्रयोग में दूसरे रूप में आज उसको सामने रखा गया, आपके मतलब बदल दिया गया है।
तो उसका भी मतलब पुराना वाला ही है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानसिक बीमारी, विकृत चित्र, मतलब जो व्यक्ति हमारे लोकल समाज में बोला जाता है कि पागल टाइप का है, जिसके पास स्वविवेक की क्षमता नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, वही चीज़ है। विकृत चित्र ऐसे देखने में लगेगा कि आपने सुना ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझते चलना है। दस्तावेजीकरण, प्रोटोकॉल, वारंट के साथ बिना तलाशी के लिए अनिवार्य ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। यानी अब टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पारदर्शिता लाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मूड हैं या ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो आज की जो तकनीकी है उसका प्रयोग आपको करना आवश्यक हो गया, जिसमें रिकॉर्ड की सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है। प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान किया, जिसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना अनिवार्य किया गया। चिकित्सा परीक्षण कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है, जैसे हर मामले में नहीं किया जा सकता था, हर मामले में चिकित्सा के लिए उनके आप मेडिकल के लिए कराने का आपके पास प्रावधान नहीं था, वो चीज़ें बदली हैं। नमूना संग्रह, मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षर के लिए लिखावट आदेशों से आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी उंगली के निशान और आवाज के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। फॉरेंसिक जांच, अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हुआ है। 27 वर्ष की कैद वाले ये 27 हो गया, 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराध के लिए अनिवार्य। 7 वर्ष से अधिक होगा या 7 वर्ष होगा, ये 27 नहीं है 7 है। 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से ऊपर हो या 7 वर्ष हो, तो उसके लिए आपको फॉरेंसिक जांच जरूर करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें आईपीसी में उस अपराध के लिए उतनी सजा 7 साल या 7 साल से अधिक रखा गया है, तो फॉरेंसिक जांच इंपॉर्टेंट है। एफआईआर जो होता है सबसे बड़ी प्रक्रिया, एफआईआर पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएं। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे के जांच के लिए क्षेत्राधिकारी के अनुसार उपयुक्त स्टेशनों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है, पहले ये नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है। और जानकारी आधिकारिक तौर पे 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी। पीड़ित सूचनाकर्ता का क्या अधिकार है उसके बारे में देखिए। जो पीड़ित है या सूचनाकर्ता है, पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। प्रमुख मुद्दे, शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति है, शुरुआती 40 से 60 के। यदि यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जांच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और एनएचआरसी के दिशा निर्देश, ठीक है, क्या है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन, दिशा निर्देशों के विपरीत गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है। एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है। अब भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है। अब ये वर्ड आपको फंसाएगा, तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई ऐसा अपराध करते जो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और आप उस अपराध को स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं, तो कोर्ट के सामने आपका जो अधिवक्ता होगा, जो वकील होगा, उसे भूल या गलती के रूप में प्रकट करेगा और आपको अपराध की श्रेणी से बाहर करके कोर्ट हो सकता है कि आपको दोष मुक्त कर दे। उसी को कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, उसे सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है। या अब ये बहुत ज्यादा आगे तक काम नहीं करता है, इसको बताएंगे आपको तो पूरी डिटेल बताएंगे। संपत्ति जब्त करने की शक्ति या विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है। कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं जो पहले से हैं। BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव संबंधित है। अभी शुरुआत में ही मैंने बता दिया 2 का क्या मतलब है, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव संबंधित CRPC प्रावधानों को बरकरार रखता है, ठीक है। कौन सा? सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में जितने भी संबंधित प्रावधान थे CRPC में वही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिए या अलग से संशोधित किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो आपको लग रही हैं किया जाना चाहिए, उस सब पे आगे जाकर वाद और विवाद हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग ने डिस्कस किया और आने वाले समय में प्रॉपर वे में आपको एक एक पार्ट करके जितने भी कानून के टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग का जारी है। पूरी सरकार, पूरे जितने भी यहाँ पे प्रावधान लाए गए हैं उन सारे प्रावधानों संबंधित मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सर के दिशा निर्देश में आपके लिए प्रयास जारी रहेगा और इसी क्रम में आप सबके लिए शुभकामना है। लगे रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद सर। थोड़ा एक कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें तो काफ़ी बेटर होगा। सर ये जो नए कानून अभी जो लागू हुए हैं
अभी तो जहाँ तक हमने सुना है कि अभी मतलब इसका ड्राफ्ट जो है ये पेश हुआ था और सदन में जो ये पास भी हो गया है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया है पिछले 25 दिसंबर 2023 को। तो क्या अभी जो हम लोग का सिलेबस है सर, तो ये इसको बहुत सारे व्यूअर की ये जानना चाह रहे थे कि क्या इससे संबंधित प्रश्न, नए कानून से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या पुराना बैरेट ही पढ़ना चाहिए? क्या हमको पढ़ना चाहिए अभी सबको? जैसा कि वर्तमान में स्थिति है सर, उसके अनुसार जो वर्तमान में सिलेबस है, जो साइट के ऊपर सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अनुसार तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि सिलेबस के अनुसार जो भी आपको मिला है टॉपिक उसे ही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उससे पढ़ना है तो इस कानून का क्या मतलब है, तो इस कानून के जितने भी टॉपिक हैं वो आपसे करंट के टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, चुनाव के बाद अगर इसको प्रॉपर वे में पूरी तरह से स्टैंडिंग कमेटी का और सदन में वोटिंग करा के, जैसे भी जो अभी कुछ और प्रावधान बचे हैं उसमें भी सरकार आगे पीछे कर रही है अभी, इसीलिए इसको नहीं किया गया है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद गजट में नहीं लाया गया है। कुछ चीज़ों को अगर करती है और आपका सिलेबस चेंज होता है तो आपको इससे संबंधित नए जो कानून बने हैं सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो उसके लिए भी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं, केवल सेक्शन बदलेगा, वो भी पूरे सेक्शन नहीं बदलेंगे, कुछ ही सेक्शन बदलेंगे। जैसे कि लास्ट में आईपीसी में रखे गए जघन्य अपराध थे, उसे शुरुआत में रख दिया गया। सेक्शन आपको ऐसे भी याद करना है, सेक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, तो सेक्शन ही याद करना है अभी भी और लास्ट में भी। तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल में जो आपके सिलेबस में है आईपीसी, सीआरपीसी, वही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस जो बोला गया है वही आदमी तैयार करेगा। सिलेबस जिस दिन चेंज हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, इसके लिए ये नहीं कि पूरा 511 है, 358 धाराएं हैं तो 358 धारा चेंज हो गई है, एकदम अलग हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है सर, थैंक यू। और तो सर ने जैसा कि बताया कि बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है और जो पुराना लॉ है, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो पुराना है, उसी पे हमको जो है अपनी तैयारी को जारी रखना है। और सर बहुत जो जटिल कानूनी शब्द होते हैं उनको मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि उतनी कानूनी जो भाषा है वो थोड़ा सा समझ से परे की बात होती है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में सर वो करके ताकि उसको अच्छी तरीके से याद किया जा सके। तो सर आगे का जो भी हम लोग शुरू करेंगे, हमें लग रहा है कि आईपीसी से ही शुरू करेंगे जी। तो 1-2 दिन के अंदर में आईपीसी का चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर और पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे, साथ साथ जो बदलाव हुए हैं, जो बदलाव हुए वो भी साथ साथ पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन करते चलेंगे। जो जिस सेक्शन में बदलाव हुआ है, जैसे मर्डर में हो गया या आप दोनों साथ में लेके चलिए, पहले यहाँ था अब जो हुआ है यहाँ हो गया है, दोनों साथ में रखिए, जो पूछेगा वो आप बताइएगा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि अभी ये जो नया कानून आया है ये अभी इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर और पुराना जो बैरट है उसी को पढ़ें और उसी पर अपनी तैयारी करें। थैंक यू सर आपको आने के लिए। और सर जो है आपको लॉ का जो पोर्शन है जिसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और जितने माइनर मेजर एक्ट हैं सब पे सर पढ़ेंगे और बहुत डीपली इसको होगा और लगभग पर डे इसका जो है वीडियो आते रहेंगे। और बाकी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी जुड़ जाइए, कोई विशेष सूचना होगी तो वहाँ पर भी दी जाएगी। बाकी जो है रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का और जीके और करंट का जो पोर्शन होगा उसकी क्लास भी बैक टू बैक चलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए आदेश और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।